हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों, मैं यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण, जनसत्ता और द हिंदू न्यूज़पेपर का हम यहाँ पर एडिटोरियल बताते हैं, संपादकीय के बारे में विचार विमर्श करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे यू पीसीएस के हों, या फिर अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के छात्र हों, वो कम से कम एक पेन और एक कॉपी लेके ज़रूर बैठा करें। जो यहाँ पे फिगर्स हों, ठीक है, वो एक तरह से नोट कर लिया करें। वो जो है कि आपके एग्ज़ाम के दिनों में या फिर किसी से आप जब विचार विमर्श करेंगे, डिबेट करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसेंशियल साबित होगा। जैसे कि ये चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। जो मोटिवेशनल यहाँ पे वाक्य होते हैं, इन्हें भी आप लिख सकते हैं। या फिर कभी कभार क्या होता है दोस्तों, आंकड़े दिए होते हैं, अनुच्छेद के बारे में बात होता है, तो उस चीज़ को आप मेंटेन करके लिखा करिए। उसके बाद क्या है ना, कभी भी अगर आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार पैनी नज़र से देख लेंगे ना, तो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को, और जो हम अपने आप से कहें, उस चीज़ को राइट डाउन ज़रूर करें। ओके, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, दान देने से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप तमाम तरह की धार्मिक किताबें भी पढ़े होंगे, जिसमें कर्ण को पूरी दुनिया में सबसे महान बताया गया है। जिस तरह से उन्होंने कानों का कुंडल, और मतलब ऐसी तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने दान दे दिया था, जिसे कोई भी महापुरुष नहीं करता। ठीक है, किस प्रकार से श्री कृष्ण उनकी माँ को भेजते हैं, ठीक है, और उनके माध्यम से जो उनकी बहुमूल्य चीज़ें होती हैं, जिससे वो धराशायी हो सकते हैं युद्ध में, ये बात भी कर्ण जानता था। फिर भी दोस्तों, सारी चीज़ें वो जो है अपनी माँ को दे देता है। तो इस तरह ऐसे ही नहीं कहा गया कि कर्ण महान थे। ठीक है, यदि आपके पास कोई और भी एग्जाम्पल हो, तो आप वहाँ पे इसे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। और कोई भी किसी प्रकार का विचार हो, आप ज़रूर जाकर वहाँ पे कमेंट करें। तो आप लाइक किया करिए, उससे मनोबल बढ़ता है। कमेंट किया करिए, अच्छा लगता है। ठीक है, एक है जुम्पो महतो करके, क्या नहीं, जिस नाम से आप लोग अपना मतलब बनाए हैं यूट्यूब में, वही नाम यहाँ पर शो करता है। तो सबसे पहली एक बात बता दें कि अब तक तकरीबन 50,000 के नियर अबाउट पहुँच चुका है जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति हैं हमारे देश में। और ये एक चीज़ आपको बता दें, अन्य देशों में जहाँ पे चाहे स्पेन हो, चाहे इटली हो, इस समय वहाँ पे संक्रमण का जो दुगने वाली बात हो रही है, वो 35 दिन, 26 दिन, 25 दिन में हो रहा है। पर भारत जैसे देश में दोस्तों 10 दिन के अंदर वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मतलब बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस समय जो सिचुएशंस हमारे सामने चल रही हैं, तो हम आपको बता दें कि इस समय जो हमारा देश है, वो जो हम थर्ड की बात कर रहे थे, थर्ड फेज़ की बात कर रहे थे, थर्ड स्टेज की बात कर रहे थे, जिसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में बताया जा रहा था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने के बाद ये आप तय नहीं कर पाएंगे कि किस व्यक्ति के द्वारा मुझे यह संक्रमण हुआ है। तो ऐसे में ये जो समस्याएं खतरनाक बन जाती हैं, आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इनको है या इनको नहीं है, फिर मुझे हुआ कैसे, तो ये बहुत भयानक होता है। तो जिस तरह से अब जो भी माइग्रेंट वर्कर थे, वो अपने अपने गंतव्य तक आ रहे हैं। कुछ लोग लापरवाही के साथ आ रहे हैं, ट्रकों में भर कर आ रहे हैं। कुछ लोग किसी और माध्यम से आ रहे हैं, छुप छुपा के आ रहे हैं। उसके बाद गांव में शरण ले रहे हैं, जिलों में आ रहे हैं। तो आने जाने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें बहुत सारे लोग संक्रमित हैं भी, और संक्रमित किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। तो भैया आप प्रिकॉशंस रखें, सावधानियां बरतिए, अन्यथा समाज तो बाद में जाएगा, पहले आपका परिवार खतरे में है, देश झुक जाएगा अगर आप इस तरह की लापरवाहियाँ करेंगे। तो बात अपने की नहीं है, बात है अपनों की, अपनों को सजग करने की। ठीक है, यदि इस तरह का कोई भी कृत्य करता है कोई भी व्यक्ति, वो भले ही आपके परिवार का सबसे अहम व्यक्ति हो, ये ज़रूर उन्हें बताइएगा कि इस वजह से आपका परिवार भी खतरे में पड़ सकता है। कुछ लोग हैं ना, समाज देश से पहले अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं, तो उन लोगों के भी संदर्भ में मैं बात कर चुका हूँ।
कि कम से कम अपने परिवार को तो देखिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वास्तविकता यही है कि आने वाला जो समय बहुत ही भयानक होने वाला है। जिस तरह से अन्य देशों का हाल है, हमारे देश का हाल ना हो जाए, और हमारे पास तो उस तरह की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। तो आप लोग सहयोग दें, एक जितना हो सके आप लोगों को जागरूक करें, लोगों को सही दिशा, सही चीज़ों का ज्ञान कराएं, सही चीज़ों को बताएं। आज भी मैं देख रहा हूँ गांव में किस प्रकार से लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं, बैठ के इकट्ठा ताश खेल रहे हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, और उनके साथ साथ परिवार भी जाएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आज का जो विषय है आगे आए अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है माइनॉरिटी। मतलब हमारे देश में जिस तरह से माइनॉरिटी के नाम पर चाहे सिख हों, चाहे बौद्ध हों, ठीक है, चाहे पारसी हों, चाहे मुस्लिम हों, ये जब आप अल्पसंख्यक के बारे में पढ़ेंगे ना, बड़ी चीज़ें विचलित कर देती हैं। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है किसी भी राज्य में अन्य की अपेक्षा यदि आपकी जनसंख्या कम है, चाहे भाषा के आधार पर चाहे जनसंख्या के आधार पर, तो आपको अल्पसंख्यक माना जाएगा। और अगर जनसंख्या के आधार पर आपकी जनसंख्या कम है तो दोस्तों ये केंद्र सरकार का विषय है कि वो आपको आइडेंटिफाई करके अल्पसंख्यक का दर्जा दे। पर यदि आप भाषा के आधार पर कम है वहाँ की जनसंख्या उन राज्यों में, तो ये विषय राज्य सरकार का है, वो आपको आइडेंटिफाई करके अल्पसंख्यक घोषित करे। पर हमारे देश में अभी तक इस पे बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है, किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है कई सालों से। इस वजह से दोस्तों ये कहीं ना कहीं गलत लोगों के हाथों में है, गलत लोगों के हाथों में जा रहा है। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जैसे संविधान में जो मेंशन है, तो संविधान की चीज़ें कई कई जगह इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती हैं? आप असम चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, मेघालय चले जाइए, कुछ हिस्सों में, कई राज्यों में आप जब जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो हिंदू हैं पूरी तरह से माइनॉरिटी हैं, ठीक है, माइनॉरिटी से भी बुरी बदतर है वहाँ पे उनकी। पर उस राज्य ने उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया, ना ही केंद्र सरकार को उन्होंने कुछ भेजा कि भैया इन्हें ज़रूरत है, इन्हें सहयोग की ज़रूरत है अपने लोगों के लिए। पर ऐसा कुछ नहीं। कि कई राज्यों में देखिए जो ईसाई हैं वो बाहुल्य हैं, मेजॉरिटी में है, मुसलमान मेजॉरिटी में, पर उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंस जो क्रिएट किया जा रहा है दोस्तों, ये संविधान को जो लोग बचाने की बात करते हैं, जो संविधान के द्वारा ही उन पदों पर बैठे हैं, वही लोग उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। चलते हैं अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसे लिखा है जगमोहन सिंह राजपूत जी ने। लिखा है सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल को मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के संबंध में एक ऐसा निर्णय दिया जिससे यदि छेड़छाड़ न की गई और उसे सम्मानपूर्वक लागू किया जा सका तो उसका सकारात्मक प्रभाव न केवल शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा, बल्कि उसका एक बड़ा योगदान भारत में सामाजिक सद्भाव और पांथिक सद्भावना को नई ऊंचाई देने में भी संभव होगा। संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है। जहाँ दोस्तों इसे देखिए आप मेंशन कर सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के बारे में दिया है, तो आप बताइएगा। 30 में दिया गया है, ठीक है। इसके तहत वे अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित कर उनका प्रबंधन कर सकते हैं। यदि कोई भी है माइनॉरिटी के अंदर आता है, चाहे भाषा हो चाहे जनसंख्या के आधार पर, तो अपनी मनपसंद का दोस्तों वो शैक्षिक संस्थान खड़ा कर सकता है, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, विद्यालय खोल सकता है। और उसमें गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहन के लिए तमाम तरह की सुविधाएं देती हैं, जैसे आर्थिक पैकेज देती है, कभी कभार ज़मीन भी अलॉट करती है। तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। भारत में मेडिकल शिक्षा को लेकर जो अस्वीकार स्थितियां, उनमें सुधार लाने, भ्रष्टाचार समाप्त करना और पारदर्शिता लाने के उनके प्रयास किए गए हैं। इसी तरह के तहत कई नए स्वायत्तता संस्था की स्थापना की गई है और उसे नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग हैं जो नीट का भी यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है फुल फॉर्म, तो नेशनल एलिजिबिलिटी, ठीक, एंड एंट्रेंस टेस्ट। कुछ निजी अल्पसंख्यक संस्थान अनुच्छेद 30 का सहारा लेकर इस प्रवेश परीक्षा से बाहर रहना चाहते थे।
जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस बार स्वीकार नहीं किया, क्योंकि नीट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में प्रवेशार्थियों को प्रतिभा के आधार पर ही प्रवेश मिले। इस बारे में मैं अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहूँगा। तो जो आज का दोस्तों मुद्दा है ना, समस्या ये है कि जो माइनॉरिटी से लोग बिलोंग करते हैं वो लोग सोच रहे थे कि मैं जो है माइनॉरिटी हूँ तो स्पेशल जो एंट्रेंस होता है, जो स्पेशल प्रक्रियाएं हैं, जो प्रावधान है, वो मैं ऐसे ही नीट में दाखिल हो जाऊंगा, मुझे किसी प्रकार का मतलब एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। तो सरकार को महसूस होने लगी और इस बार सर्वोच्च न्यायालय को भी यह महसूस हुआ कि इस प्रकार की अगर हम गलतियां करेंगे तो कौन सा डॉक्टर हम बनाएंगे। सोचिए, जो एंट्रेंस के माध्यम से, जो कंपटीशन के माध्यम से जो बच्चे आते हैं उनमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटी होती हैं। वहाँ पे क्या है, लोगों की मतलब यदि आपके पास क्वालिटी है, आपके अंदर वो क्षमता है, तो यू हैव टू कम्पीट एंड टेक एडमिशन। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही प्रमुख है, नहीं तो अन्यथा वही होंगी, बाद में डॉक्टर बन जाओगे, तमाम तरह की प्रक्रियाएं चलेंगी, समझ में नहीं आएंगी। यदि आप में वो क्षमता है तो आप एग्ज़ाम में बैठिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है। तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, अपोज कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम फतवा जारी कर देंगे, अब हमारे जो है कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। वहाँ पे ऐसा लिखा है, ये सारी बातें, वहाँ पे तो बहुत कुछ लिखा है। क्या सारी चीज़ें फॉलो होता है क्या? आपको पता होगा कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी से पूछताछ किया जा रहा था कुछ दिन पहले, सारी खबरें आप लेके चलिए ना, सारी चीज़ों को जोड़कर। जब आप किसी से डिबेट करेंगे तो एक ही खबरों से संतुष्ट नहीं होगा, वहाँ पे भी लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को किस तरह से लोग खूंटी पे टांग दे रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के मामले में ये आया था जब उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से इनको वो किया था, एक्सपोज किया था कांग्रेस को, कि उनके द्वारा कई लोग, उनके समर्थकों के द्वारा मुझ पर हमला किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने तक इनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके 1 ही घंटे बाद उनको उठा लिया गया, 12 घंटे तक पूछताछ किया गया। तो ये है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अवहेलना। सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करिए। इस बारे में अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहूँगा। 1993 में संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE की स्थापना शिक्षकों के प्रशिक्षण में गुणवत्ता लाने और उसके व्यापारीकरण को रोकने के उद्देश्य की गई। यह संस्था 1997-98 में अनेक कम गुणवत्ता वाले पत्राचार पाठ्यक्रम नियंत्रित करने में सफल रही। उसी समय बम्बई विश्वविद्यालय ने अपने से संबद्ध कॉलेजों के लिए बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की। कुछ संबद्ध महाविद्यालय अनुच्छेद 30 के तहत कहाँ गया, यह आदेश ले आए कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य व्यवस्था लागू नहीं होगी। परिणाम यह हुआ कि जो विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में असफल हो गए, उनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के नहीं थे, लेकिन वे इन महाविद्यालयों में प्रवेश पा गए। NCTE के पहले अध्यक्ष के रूप में मैंने जाना कि बिहार में अल्पसंख्यक संस्थान खोलना अत्यंत सरल व्यवसाय माना जाता है। तब बीएड की डिग्रियां बिकती थीं। NCTE ने इसका संज्ञान लिया और विसंगतियों को दूर किया। वास्तव में अनुच्छेद 30 के प्रावधान जिस ढंग से लागू किए गए हैं उससे कम मुस्लिम समुदाय को अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान में से अधिकांश कम पढ़ाई और अधिक अंक देने के लिए जाने जाते हैं। इन संस्थान ने समय के साथ अपनी साख और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जरूरी प्रयास नहीं किए। तो देख सकते हैं कि दोस्तों, यदि आप देश में जो तमाम तरह के एग्ज़ाम हैं, और स्पेशली हम यहाँ पर बात करें नीट एग्ज़ाम की, जिसके माध्यम से आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं और प्रवेश ले सकते हैं बड़े बड़े विद्यालयों में, तो वहाँ पे किस प्रकार से धांधलियाँ हो रही हैं। जब NCTE ने पूरी तरह से संज्ञान लिया, चीज़ों को खोजना स्टार्ट किया, तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एग्ज़ाम हो गया और माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते। सोचिए, तो जब इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं तो क्यों इसका सहारा लिया जाए। तो इसको क्या करते हैं, नीट से बाहर कर देते हैं ना। जिनके पास एलिजिबिलिटी हो आके फेस करे, वो आके कम्पीट करे, ख़त्म कहानी। अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा से जुड़ी अनेक समस्याएं हैं, उनके समाधान के प्रयास सरकारें करती रही हैं, मगर समाज का आवश्यक सहयोग नहीं मिल पाता। मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर 2002-2004 में केंद्रीय सरकार ने जो पहल की थी उसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। बाद के प्रयासों का भी यही हाल है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मेडिकल और डेंटल कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं के
लिए हैं, पर सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उसमें निहित मूल भावना को स्वीकार करना चाहिए। मदरसों का माहौल सुधर जाए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जाए, बच्चों को वह सब शिक्षा दी जाए जो अन्य निजी और सरकारी संस्थान दे रहे हैं। तो एक चीज़ बता दें, जब हम यहाँ पे माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, जो कोई मुसलमान होगा तो वो आहत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मुसलमान ही खाली माइनॉरिटी में नहीं आता है, ठीक है। तो आप इस तरह की मतलब विचारधारा मत पालिएगा, क्योंकि इस जो है लेख का उद्देश्य ये कभी भी नहीं रहा है। इस लेख का मात्र ये उद्देश्य है कि जो लोग सक्षम हैं, जिनमें वो एलिजिबिलिटी वो आगे आएँ, ठीक है। देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। इस लेख के माध्यम से यही बताने की कोशिश किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है जो मदरसे हैं या फिर अन्य माइनॉरिटी बिलोंग से जो शैक्षिक संस्थान चलाए जा रहे हैं, उनको ज़रूरत है चीज़ों में सुधार करने की, तब जाके उनके जो है बच्चे मतलब ऐसे लोगों से compete कर पाएंगे। अलग से मदरसा बोर्ड बनाने से कितना लाभ या हानि हुई, इस पर मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोगों को पूर्वाग्रहों और राजनीतिक विचारधारा के बंधन से मुक्त होकर विचार करना चाहिए। प्रवेश और नियुक्ति की प्रत्येक परीक्षा एक सी होनी चाहिए। आज भी बीएड की जो प्रवेश परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित होती है, उससे अल्पसंख्यक संस्थान अपने को अलग रखते हैं। अध्यापकों की सोचिए, बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होती है ना राज्य स्तर पर, अल्पसंख्यक संस्थान अपने आप को अलग रखते हैं, वो अपने बच्चों का नहीं कराते हैं। अध्यापकों की नियुक्तियां और सेवा शर्तों में भी मनमानी चलती है। इस स्थिति का अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान स्थापित करने वाले सुधार सकते हैं, यदि वे सामान्य संस्थानों पर लागू नियमों और अर्हताओं का पालन प्रारंभ कर दें। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय से स्पष्ट कहा है कि अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं का उचित प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में क्या है दोस्तों, जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट हैं उनको मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण भी होता है। भैया जो लोग शिक्षक कहेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बदले हमको ये दो वो दो, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, और ये तमाम तरह के केस भी उजागर हो चुके हैं। उनमें मेरिट, पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की स्थिति निर्मित नहीं होती। नीट के जरिए भ्रष्टाचार समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे किसी भी प्रकार से शिथिल नहीं होने देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रवेश परीक्षाओं के बाद मेरिट वाले विद्यार्थी बाहर आ रह जाएं और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के छात्र कम मेरिट के बाद भी प्रवेश पा जाएं। जब 2012 में केंद्र सरकार ने मेडिकल एवं डेंटल शिक्षा के सभी संस्थानों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था की थी, तो उसे अल्पसंख्यक संस्थान ने अपने अधिकारों पर आघात बताया था। उस समय जस्टिस अल्पमत कबीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह दलील 2-1 के बहुमत से स्वीकार कर ली। यह फैसला 2016 में वापस ले लिया गया और नीट की परीक्षा का आयोजन की अनुभूति मिल गई। अब नियमित आदेश आ गया है। यह सभी शिक्षा संस्थानों के लिए एक अद्भुत अवसर है। वे मुख्य धारा में आकर अपने स्नातकों का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन अन्य महत्वपूर्ण कारणों से भी ज़रूरी हो गया है। पिछले 4 महीनों में शाहीन बाग आंदोलन, दिल्ली के सांप्रदायिक दंगे और निजामुद्दीन में तबलीगी जमात से जुड़ी चर्चाएं सकारात्मक नहीं हो रही हैं। देश के सबसे बड़े समुदायों के बीच अविश्वास और आशंका बढ़ना राष्ट्रहित में नहीं है। सबकी भलाई में हमारी भलाई निहित है। यह एक वाक्य देश का मार्गदर्शन कर सकता है। इसमें सर्वधर्म समभाव और हर प्रकार की विविधता की स्वीकार्यता निहित है। कोरोना के बाद देश का पुनर्निर्माण होना ही है। इसमें हर नागरिक को कंधे से कंधा मिलाकर भविष्य की पीढ़ियों के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। इसके लिए देश के सभी शिक्षा संस्थानों को सामाजिक सद्भाव और पांथिक समानता बढ़ाने के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। इसमें अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभा सकते हैं। तो याद रखिएगा, आप कम पढ़ें, यू शुड बिलीव इन क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी, ठीक है। कम पढ़ें पर प्रभावशाली पढ़ें। यदि आप किसी से भी या फिर आप अपने दोस्तों मित्रों से ज़रूर इस पर डिस्कशन करें, आगे आए अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान, ठीक है। तो इसके बारे में ही बताया जा रहा है कि दोस्तों नीट जैसे एग्ज़ाम में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है एक डॉक्टर बनने के लिए काबिलियत की ज़रूरत होती है, किसी प्रकार की सहारे की नहीं। यदि आप किसी प्रकार के सहारे से यदि आप डॉक्टर बनाए जा रहे हैं तो उसमें तमाम तरह की खामियां होंगी, ठीक है, और जिसका भुगतान हमारा देश भुगतेगा, हमारा मरीज़ भुगतेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें ना होने दें। लोगों को जागरूक करें कि यदि आप डॉक्टर बनाने में इस तरह की रिजर्वेशन, इस तरह के प्रावधान की बात करेंगे तो फिर देश कहाँ जाएगा, सोचिए। तो आज जो जगमोहन सिंह राजपूत जी का जो उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से यही था कि अब जो भी नीट के एग्ज़ाम होंगे
उसमें जो है कि इस तरह के जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने उसे कट कर दिया है, हटा दिया है, डिमोलाइज कर दिया है, और ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि रस्सी के सहारे ये आ रहे हैं, और इनका बताया जा रहा है ये एक ब्रिज के माध्यम से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इस बारे में विचार विमर्श करिएगा, बार सोचिएगा, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो काबिलियत पे बने तो अच्छा है, ना कि सहारे से। इससे क्या है कि समस्याएं नहीं तो खड़ी हो जाएंगी। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।